तो हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का। तो इसमें जो 3 टॉपिक्स हैं हम पढ़ चुके थे पहले से ही। तो इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का जो टॉपिक था, चलो जल्दी-जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो 3 स्तंभ थे, शारीरिक और मानसिक और सामाजिक, ये जो 3 स्तंभ थे, ये तंदुरुस्ती के या तंदुरुस्त शरीर के ये स्तर पर अच्छा उतरना चाहिए इनको, नहीं तो जो है हमें रोग हो सकता है। तो ये जो 3 पहलू हैं, ये कोई भी पहलू विकार उत्पन्न कर सकता है या रोग उत्पन्न कर सकता है। एक दूसरे के सामंजस्य के बिना अगर जो है ये घटक उपस्थित है किसी मनुष्य के शरीर में, जैसे उसके शरीर में कोई परिवर्तन हुआ, वो अडॉप्ट नहीं कर सका या मानसिक रूप से वो नहीं लड़ सकता उस डिजीज से, तो उसमें इफेक्ट आएगा। अब सारे सामाजिक, अब उसका समाज के लोग उसका बहिष्कार कर दें कोई भी डिजीज के कारण, तो उसको इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारे जो 3 स्तंभ हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, किसके लिए? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लिए। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो घटक हैं इसके कौन कौन से थे, इसको पढ़ चुके हैं ना पहले। तो इसमें पहला था हमारा न्यूट्रिशन, हाइजीन और इम्यून सिस्टम। तो न्यूट्रिशन, पोषण तो सबको पता है भैया कि हमको जो है संतुलित आहार और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। अब इस शरीर पोषक तत्व से क्या लेना देना है इसका? जैसे मान लीजिए कोई कोशिका को अगर भोजन की आवश्यकता पड़ी और उसमें डिवीजन होता है, और सेल साइकिल के बारे में आपको पता ही होगा, कोशिका के बारे में बात की गई थी थोड़ी सी उसमें। तो कोशिका के बारे में ये सबसे ज़्यादा बात जो प्रचलित है, ये इसका डिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह जो है कोशिका ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये तो सबको पता होगा। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। तो इसमें जो है अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसके जो सर्कल है ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। अब कौन से सर्कल की या कौन सी फेजेस की बात हो रही है, इसमें जो है 4 फेजेस होते हैं, सबको पता होगा। इसमें G1 फेज, यस फेज और G2 फेज और यम फेज। तो G1 फेज में ग्रोथ फेज होता है और यस फेज इसमें डीएनए सीक्वेंसेस का बंटवारा होता है, और G2 फेज ये तैयार होता है मियोसिस और माइटोसिस के लिए। तो इसको भी तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जब तक आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक ये फेज कंप्लीटेड नहीं होंगे, और कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको न्यूट्रिशन से या पोषण आपको नहीं मिल पाएगा, तो आपका शरीर सही ढंग से काम नहीं कर सकता। अब देखिए हाइजीन, हाइजीन क्या है? स्वच्छता न बरतना। अब स्वच्छता नहीं रखोगे तो बीमारी हो जाएगी, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स तो चलते रहेंगे। अब हम जो पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं उन टॉपिक्स की चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। अब जल्दी जल्दी से हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट कर लें। तो हमारा जो पहला टॉपिक है और जो बचा था उसमें जो अगला टॉपिक, ये हमारा है एड्स, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या है? इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के बारे में आपको तो पता होगा कि ये प्रतिरक्षण तंत्र को अफेक्ट करता है। अब किसके द्वारा होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा होता है। किससे होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा यह रोग होगा। अब आपको पता होगा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनो एफिडेंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है ये किसके द्वारा होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा होगा। अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब इसके जो है जो HIV और एड्स का अंतर क्या है इसमें? तो जो HIV है एक वायरस है जो व्यक्ति को संक्रमित करता है और प्रतिरक्षण तंत्र को कमजोर बनाता है। अब ये जो है एड्स क्या है? HIV संक्रमण का अंत चरण है, जिसमें जो प्रतिरक्षण तंत्र इतना कमजोर हो जाता है कि व्यक्ति को सामान्य संक्रमण बीमारियों से बचाव करने में बहुत ज्यादा कठिनता होती है। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा? जो रोगी होगा वो गंभीर संक्रमण और कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा इसमें। अब देखिए इसमें क्या होगा? काजेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। अब इसमें देखिए क्या होगा? HIV के संक्रमण के कारण क्या हो सकते हैं? अब HIV के मुख्यतः जो निम्नलिखित तरीके से फैलता है। अब ये कैसे फैलेगा इसमें?
इसमें क्या होगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से ही भी ये फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहुंच सकता है, ये भी हो सकता है, यूज ऑफ इन्फेक्टेड नेडल्स और सिरिंज से भी हो सकता है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन से भी हो सकता है। तो ये कई सारी प्रविधियों से ये हो सकता है। अब देखिए जो सिम्टम्स ऑफ HIV इन्फेक्शन से, इसमें क्या होगा, बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, थकान होगा, गले में खराश होगा, त्वचा का या त्वचा पे चकत्थे पड़ेंगे। अब देखिए स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन कैसे होगा इसमें। एक्यूट HIV इन्फेक्शन कैसे होगा इसमें, HIV संक्रमण के 2 हफ्ते से 4 हफ्ते बाद फ्लू जैसी संक्रमण दिख सकती है। अब क्या होगा, फ्लू जैसी लक्षण दिखने लगेगी 2 से 4 हफ्ते में। अब देखिए इसमें क्या होगा, लंबी अवधि वाला संक्रमण कैसे होगा, क्रोनिक HIV इन्फेक्शन ये कैसे होगा, ए सिंपैथेटिक या HIV। अब देखिए इस चरण में वायरस जो है शरीर में मौजूद रहता है, लेकिन जो लक्षण होगा वह नहीं दिखेगा। अब देखिए यह अवधि कई सालों तक चल सकती है, लेकिन वायरस शरीर में धीरे धीरे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। अब देखिए एड्स क्या है, इसमें जब HIV संक्रमण से शरीर में CD4 कोशिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाती है, तब क्या होगा, एड्स होगा इसमें। इस चरण में व्यक्ति सामान्य संक्रमण से भी गंभीर रूप से बीमार हो सकता है, जैसे कि निमोनिया, कैंसर और अन्य अवसरवादी संक्रमण। अब देखिए सिम्टम्स ऑफ एड्स, ये क्या होगा, लंबे समय तक बुखार रहना, अत्यधिक वजन घटना, ये सारे कई सारे सिम्टम्स होंगे। रात में पसीना आना, बार बार होने वाला दस्त, लगातार खांसी और सांस लेने में तकलीफ, त्वचा पर चकत्थे और गांठें, याददाश्त में कमी, अवसाद और अन्य मानसिक लक्षण। अब देखिए प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या है इसका, प्रिवेंशन ऑफ HIV एंड एड्स, ये क्या है, कैसे होगा। अब ये होगा सेफ सेक्सुअल पार्टिसिपेट से। अब इसमें देखिए अवॉइड शेयरिंग नीडल्स, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, टेस्टिंग फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, पीएफ पेप से होगा। इसमें देखिए पेप क्या है, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि के संपर्क में आया है तो उसे 72 घंटे में पेप का उपचार शुरू करना चाहिए। अब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ, ये देखिए इसके उपचार क्या हो सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ HIV एंड एड्स। HIV का अब तक कोई पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाया है, लेकिन अब देखिए इसमें जो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है इसमें, जिसे आर्ट भी कहा जाता है, ART द्वारा से नियंत्रित किया जा सकता है। यह उपचार जो है HIV वायरस की वृद्धि को रोकता है और व्यक्ति के प्रतिरक्षण तंत्र को कुछ हद तक मजबूत बनाता है। अब देखिए एंटीरोट्रोवायरल ड्रग कैसे होगा इसमें, इस दवाओं का नियमित सेवन करने से HIV वायरस की संख्या शरीर में कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है और एड्स का जोखिम कम हो जाता है। अब देखिए इसमें लाइफ स्टाइल चेंजेस, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन द्वारा व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत बनाए रख सकता है। अब देखिए इसमें रेगुलर मेडिसिन चेकअप, ये भी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए निष्कर्ष क्या होगा इसमें, क्योंकि इसको पढ़ा है टॉपिक को, तो इसका निष्कर्ष क्या होगा। अब HIV एड्स एक गंभीर और जीवन को प्रभावित करने वाली बीमारी है, लेकिन समय पर जांच, उचित उपचार और सावधानी बरतने से इससे बचाव किया जा सकता है। HIV संक्रमित व्यक्तियों को समाज में सम्मान और समर्थन मिलना चाहिए, समान समर्थन मिलना चाहिए। अब देखिए ताकि वह एक सामान्य जीवन जी सकें, जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से इस बीमारी की रोकथाम और उपचार को संभव बनाया जा सकता